नमस्कार, तारीख 22 मई दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात श्रीनगर में G20 समिट की बैठक और प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की। कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद के बीच शुरू हुई श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। पाकिस्तान में बैठक के खिलाफ प्रदर्शन तो भारत ने दिया जवाब। Today, हड़ताल call being made from here, but people going about with their activity was there, and in fact, the common man has moved on. सऊदी अरब, तुर्की और चीन ने बनाई बैठक से दूरी। क्या है इसके पीछे की वजह और श्रीनगर में G20 के इस सम्मेलन से भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? ये मुद्दा है कि भाई 2019 के बाद दुनिया को दिखाना कि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, अमन का वहाँ एक एटमॉस्फेयर हुआ है, ये दिखाने के लिए भी तो जरूरी है। जापान, पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। क्या होगा हासिल और कितनी सफल रही बाकी दोनों देशों की यात्रा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी ही चाहते हैं ये सही नहीं है। दोनों देश एक दूसरे से बहुत कुछ चाहते हैं और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठता जो है, मित्रता बढ़ी है। खेल की खबरों की भी करेंगे विस्तार से बात, लेकिन इन सब से पहले देश और दुनिया का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि उन्हें हफ्ते भर पहले पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से गिरफ्तार किए जाने का डर है। इमरान खान ने सोमवार तक किसी भी आरोप में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी। इमरान खान की राजनीतिक पार्टी PTI के कई वरिष्ठ नेताओं और उनके हजारों समर्थकों को विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया है। बीबीसी से बात करते हुए इमरान खान ने सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। Over 10,000 of our supporters are in jail on this pretext that there was violence. इमरान खान कह रहे थे कि हमारे 10,000 से ज्यादा समर्थक हिंसा के बहाने जेल में हैं। मंगलवार को मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वो मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। इसकी संभावना 80% है। अब वो सैन्य अदालत में हमारे खिलाफ मुकदमे चलाने की सोच रहे हैं। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, इमरान खान के शब्द। उधर बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अपने समर्थकों का इस्तेमाल परेशानी पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, He has been constantly using violence as a means of his politics. एहसन इकबाल कह रहे थे कि वो लगातार हिंसा को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। जिन लोगों ने आगजनी की, लूटपाट की, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिन्होंने एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाई, मस्जिदें जलाई, ये उनकी पार्टी के लोग थे। इस तरह की आगजनी और इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां किसी भी लोकतंत्र की राजनीति के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से नवाजा है। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान देश के नागरिकों के अलावा बहुत कम लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रशांत द्वीपों की एकजुटता और उनके हितों की अगुवाई के लिए दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान के लिए ट्विटर पर आभार जताया और लिखा कि पापुआ न्यू गिनी की ओर से मुझे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया, जिससे वो अभिभूत हुए। इससे पहले फिजी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बखमूत पर रूस के कब्जे का दावा बिल्कुल गलत है। रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रही प्राइवेट आर्मी वागनर ने दावा किया था कि उसने यूक्रेनी शहर बखमूत पर कब्जा कर लिया है। जापान में G7 देशों के सम्मेलन के आखिरी दिन ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखमूत में चल रही लड़ाई का ब्यौरा देने से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि आज की तारीख में रूस का बखमूत पर कब्जा नहीं है। रूस की प्राइवेट आर्मी का कहना है कि उसने यूक्रेनी शहर बखमूत पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी इस कथित जीत पर उन्हें बधाई भी दी है, लेकिन यूक्रेन ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद दौरे के बाद
उनके इस दौरे के बाद विवाद फिर से भड़क गया है। इजराइल के मंत्री रविवार को भारी सुरक्षा के बीच मस्जिद परिसर में पहुंचे थे। इससे 3 दिन पहले ही इस्राएली मंत्री ने यरूशलेम में हजारों यहूदी समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। ये जुलूस ऐसे वक्त निकाला गया था जब गजा पट्टी में संघर्ष विराम को 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ है। पहलवान विनेश फोगाट ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनौती को मंजूर करते हुए कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने नाम लिया है विनेश और बजरंग का। मैं मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण जी से कहना चाहती हूं कि विनेश ही नहीं, जितनी भी लड़कियां जिन्होंने शिकायत की है वो सब तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए। उधर पहलवान ब्रजभूषण सिंह ने कल कहा था कि वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, लेकिन शर्त यह है कि उनके साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों पहलवान टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें। विनेश फोगाट का जवाब उनकी इसी शर्त के बाद आया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज हुई आगजनी के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक इम्फाल में भीड़ ने कुछ घरों को आग लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद सेना को स्थिति संभालने के लिए कहा गया। हिंसा की इस ताज़ा घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आगजनी की घटना के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इससे पहले सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तो देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल जानने के बाद अब चल रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जहां जारी G20 की बैठक और इससे तमाम जुड़े पहलुओं की हम बात करेंगे। मोहन, ये आवाज़ें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही हैं, जहां आज से G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। और हम सब जानते हैं कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्षता मिलने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर बैठकें जारी हैं। जैसे भारत ने अब तक देश के 41 शहरों में 100 से ज़्यादा बैठकें की हैं और ये सभी बैठकें जो हैं वो G20 से जुड़ी हुई हैं। इन बैठकों के आयोजन के लिए मोहन, केंद्र सरकार ने जिन जगहों को चुना है देश के, उसकी एक लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में श्रीनगर का नाम भी शामिल है। और इसी के तहत अब जो है G20 के सदस्य देशों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो आज से शुरू हुई है। हम जानते हैं कि ये बैठक 22 मई से 24 मई तक चल रही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए 20 सदस्य देशों में से 17 सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। सऊदी अरब, चीन और तुर्की ने इस बैठक से दूरी बनाई है। इनकी दूरी के पीछे की वजह और राजनीति पर आगे चर्चा करेंगे मोहन, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बैठक में आज क्या कुछ हुआ, अगले 2 दिन क्या कुछ होगा और श्रीनगर में फिलहाल कितने सख्त सुरक्षा इंतजाम हैं। और ये सब समझने के लिए सीधे हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव को, जो कि इस समय वहीं पर मौजूद हैं। तो नितिन, सबसे पहले ये बताएं कि आज का ये जो बैठक का पहला दिन था, कैसा रहा, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देख पाए आप? तो देखें, आज जो बैठक में वैसे तो बहुत गंभीर विषयों पर बात हुई, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर एक्टर रामचरण भी पहुंचे और उन्होंने नाटू नाटू गाने, जो RRR मूवी है, उस पर डांस भी किया। लेकिन जो गंभीर इशू है वो ये है कि ये इस मीटिंग में जो यहाँ के G20 के शेरपा हैं भारत के अमिताभ कांत, उनका ये कहना था इस मीटिंग की शुरुआत करने के साथ साथ कि ये पीस और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए मीटिंग कश्मीर में की गई है और इसके साथ दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि कश्मीर, श्रीनगर में सब कुछ बेहतर है, दुनिया इसको देखना चाहेगी। साथ ही कश्मीर की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए जो टूरिज्म मिनिस्टर है रेड्डी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के बारे में बात की। PMO के MOS जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि कैसे कश्मीर को फिर से एक मूवी डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। करीब 350 फिल्मों की शूटिंग यहाँ पहले हो चुकी है, परमिशन दी जाएगी। तो एक तरह से ये मैसेज था भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि कश्मीर में चीजें उनके मुताबिक कंट्रोल में हैं और बेहतर हैं और शांत हैं, सामान्य है। अगर ये सब कुछ सामान्य है तो फिर जो विदेशी मेहमानों को गुलमर्ग ले जाने का जो प्लान था, जो योजना थी, उसे
आखिर मोमेंट पर क्यों रद्द कर दिया गया? जी, उसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जिन लोगों से हमारी बात हो रही है वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, दाचिगाम भी जाने का प्लान था, वो भी अभी सुनते हैं कि शायद नहीं होगा। और यहाँ पर जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा इंतजाम है वो कश्मीर में कई दफा आ चुका हूँ, मैंने कभी नहीं देखे हैं। यहाँ पर शहर में ज्यादातर इलाकों में हर चौराहे पर आधे से 1 घंटे पर बैरिकेडिंग हो जाती है, ट्रैफिक रुकता है, क्योंकि कोई ना कोई डेलीगेट एयरपोर्ट से पहुंच रहा होता है, होटल से एयरपोर्ट जा रहा होता है। तो जबरदस्त इंतजाम है, एकदम छावनी बनी हुई है श्रीनगर। और डेफिनेटली इसको देख के लगता है कि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के लिए G20 की इस मीटिंग के दौरान श्रीनगर में। आने वाले जो दिन हैं, आज की बात तो हो गई, कल और परसों क्या होने वाला है? मीटिंग चलेगी, डेलीगेट्स बात करेंगे और बेसिकली ये एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है कि जो कंसेंसस बनेगा G20 के देशों में टूरिज्म को लेकर और डेवलपमेंट की बातों को लेकर आपस में, तो वो मिनिस्टर्स के सामने रखा जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट यहाँ तैयार हो सकता है अगर सबकी सहमति हुई अगले 2 दिनों में। नितिन, जाइएगा मत, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और भारत में भी चर्चा है और विदेशों में भी चर्चा है। बिल्कुल मोहन, चर्चा ये है कि अनुच्छेद 370 के वापस लिए जाने के बाद से ये श्रीनगर में होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और अभी नितिन जैसा बता रहे थे, इसी के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। जब से इस सम्मेलन की घोषणा हुई थी तब से ये विवादों में है। और जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कि G20 का सदस्य देश नहीं है, उसने आपत्ति जताई है। आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध की कुछ आवाजें आई, जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले तो आज जो है मैं नरेंद्र मोदी ने जो G20 कॉन्फ्रेंस का जो है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो इनाकात किया है उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ और मोदी को ये पैगाम देती हूँ कि तुम कौन हो देश का फैसला करने वाले? इसका फैसला करने वाले हमारे हुजूर कश्मीरी अवाम हैं। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे रायशुमारी का हक दिया जाए। मैं हैरान हूँ पूरी दुनिया के ऊपर, UNO के ऊपर, सारी दुनिया इस वक्त जो है आज़ाद है और हम कश्मीरी क्यों आज़ाद नहीं हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों कश्मीरी जो है आज G20 जो कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है, जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस के जो तो तून हैं बड़े, जिसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था और तुर्की भी शामिल है और बेशुमार ममालिक उसमें शामिल हैं। वो आज भारत ये तासर देना चाह रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हो रही, सारे लोग इंडिया के साथ हैं। लेकिन 8 लाख फौज उसने फिर क्यों रखी हुई है? तो ये आवाजें जो हैं वो मुजफ्फराबाद के स्थानीय लोगों की आवाजें। बिल्कुल। और इधर भारत की अगर बात करें मोहन, तो भारत में आज इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। टुडे हड़ताल कॉल बीइंग मेड फ्रॉम देयर फ्रॉम हियर, but people going about with their activity was there, and in fact the common man। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कश्मीर का मंजर बदल रहा है। पहले पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल आती थी, श्रीनगर में दुकानें बंद हो जाती थी। आज श्रीनगर के अंदर और बाहर से हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग अपने काम को जारी रखते हैं। आज आम इंसान की मानसिकता बदली है। तो ये जो है, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के शब्द, जो कि आवाज़ आप सुन रहे थे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस वक्त POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर हैं। जरदारी ने आज पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की विधानसभा में एक विशेष संबोधन किया और G20 की बैठक की कड़ी आलोचना की। मैं यहाँ पर कार्यक्रम में वापस नितिन श्रीवास्तव को शामिल कर रहा हूँ। नितिन, 370 बहुत बड़ा मुद्दा था भारत में और इस पर बहस भी होती रही है। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट सुनाई दे रही है या सब कुछ शांत है? देखिए, कश्मीर में जब से अगस्त 2019 में 370 हटाया गया है, उसके बाद से यहाँ पर जो आवाजें हैं वो इलेक्शंस की हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो प्रॉमिस किया गया था वो ये किया गया था कि इलेक्शंस कराए जाएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है इंडिया। अब पंचायत इलेक्शंस की बात जरूर हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि फॉर्मल इलेक्शंस होने चाहिए, तभी वो सारे वादे पूरे होंगे। रहा सवाल कि कश्मीर के लोग अब 370 को कैसे देखते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि 370 अगर हट गया तो उसके एवज में हमें क्या मिल रहा है। कुछ आवाजें ये डेफिनेटली कहती हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ा है। पिछले 2 साल में
यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास टूरिज्म आए और आज भी टूरिस्ट आए, और आज भी ये कहा गया है कि अगले साल एक्सपेक्टेड है कि कोई 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आएंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो ये भी है कि इन 2 सालों में कोविड भी था, बहुत सारी रुकावटें भी आई हैं, 6 महीने बंद भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्टिव वे में चीजों को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि अभी भी लोगों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर बरकरार है। जी नितिन, हमें थोड़ा ये बताएं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि लोगों के मतलब ओपिनियंस अभी भी बरकरार हैं, तो आपकी क्या वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बातचीत हुई है? वो G20 की इस बैठक को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि G20 की बैठक से आगे चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से कमिट कर रही है कि कश्मीर बड़ा डेस्टिनेशन होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि G20 ऐसे बड़े आयोजन जो हैं उससे लोकल इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ना, उनको ज्यादा टूरिज्म चाहिए, उनको हॉर्टिकल्चर यानी उनकी सेब की फसलों को नुकसान हुआ था उनका मुआवजा चाहिए, और इंडिया के विद इन इंडिया ज्यादा कश्मीर को प्रमोट करने की जरूरत है, और उनके मुताबिक वो अभी कम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और ले लें? नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कार्यक्रम में हमें अभी और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है। और इसका जो बड़ा मुद्दा है कि कई सदस्य देश जैसे कि चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने इस बैठक को खुद से मतलब दूर रखा है इस बैठक से खुद को। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है मोहन कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा चीन का कहना है। चीन का कहना है कि वो कश्मीर में यथास्थिति बदलने के खिलाफ हैं, जबकि बाकी के दोनों देशों ने अपनी दूरी के पीछे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो देश हैं जिन्होंने दूरी बनाई है, इसकी वजह क्या है और भारत ने श्रीनगर में G20 बैठक का आयोजन करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब दिया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय और कश्मीर मामलों के जानकार अमिताभ मट्टू ने, और उनसे बात की BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने। देखिए, एक तो पूरे भारत के टेरिटरीज में लद्दाख में अभी मीटिंग हुई, और जम्मू वाले कहते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई, लेकिन सारे राज्यों में ये मीटिंग्स हुई हैं G20 के। हाँ, ये मुद्दा है कि भाई 2019 के बाद दुनिया को दिखाना कि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, अमन का वहाँ एक एटमॉस्फेयर हुआ है, ये दिखाने के लिए भी तो जरूरी है। अब देखिए 1955 में भारत ने जब कश्मीर का मुद्दा एक बड़ा गंभीर सियासी मुद्दा था इंटरनेशनल लेवल पे, बल्गानिन जो प्रीमियर थे सोवियत यूनियन के और ख्रुश्चेव जो सेक्रेटरी जनरल थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको बुलाया श्रीनगर में, एक ओपेरा दिखाया बुम्बर यम्बर जल, और वहां उस ओपेरा देखने के बाद ख्रुश्चेव और बल्गानिन ने कहा ये अटूट अंग है जम्मू कश्मीर भारत का। तो डिप्लोमेसी में आप अलग अलग हथियार यूज करते हैं, सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, हार्ड पावर यूज करते हैं, कैरेट्स यूज करते हैं, स्टिक्स यूज करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये तो आपकी विदेश नीति में एक एसेंशियल पार्ट है आपका। आप कह रहे हैं कि वो एक विदेश नीति में एसेंशियल पार्ट है। आपने 1955 का एग्जाम्पल भी दिया। तो क्या चीन, सऊदी अरब, टर्की या इजिप्ट या इंडोनेशिया का जो फैसला है वो किसी तरह से डिप्लोमेटिकली क्या सेटबैक लफ्ज अगर मैं कहूँ तो ये जायज़ होगा? देखिए, जहाँ तक श्रीनगर में G20 टूरिज्म की जो मीटिंग है, मेरा मानना है कि इतने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और श्रीनगर का भी एक फेसलिफ्ट किया गया है, तो एक ये बड़ी बात है। जो भी देख रहा है दक्षिणी एशिया को या बाकी देशों में, हर एक देश को अलग अलग नजरिए से देखिए जैसे आपने चाइना कहा, चाइना सचमुच एक दुश्मन देश है। उन्होंने लद्दाख की पहाड़ियों में या अरुणाचल में जो घुसपैठ किया है या जमीन कब्जा किया है जो जमीन पे भारत की, तो उस स्थिति में और जितना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये जाहिर है कि वो कश्मीर में, श्रीनगर में मीटिंग में नहीं शामिल होती। बल्कि जब तक कुछ साल पहले तो वो वीजा भी नहीं देते थे, जो जम्मू कश्मीर में पैदा होते थे अलग स्टेपल कर देते थे वीजा। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि बीजिंग ने और शी जिनपिंग के बीजिंग ने ये फैसला लिया। जहाँ तक टर्की का है, प्रेसिडेंट अर्दोगन का जहाँ तक सवाल है, उनका पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा रिश्ता और बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में एक स्टैंड लिया है और वो पाकिस्तान की नीतियों को सपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जहाँ तक सऊदी अरेबिया एक ट्रांजिशनल फेज पे है, जहाँ
मोहम्मद बिन सुल्तान जो क्राउन प्रिंस हैं वो ही सचमुच हुकूमत चला रहे हैं और एक रिफॉर्म की पॉलिसीज उन्होंने शुरू की हैं। अब देखना है कि वो भी कितनी ताकतें जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ताकतें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कहीं आगे मॉडर्न फोर्सेस हैं उनको किस तरह बैलेंस करें। मेरा मानना है कि अभी भी इस आखिरी घड़ी में भी हो सकता है कि OIC और सऊदी अरेबिया भी शामिल हो। बाकी अगर इंडोनेशिया ने कोई एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव भेजा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नहीं कि सारे लोग अपने मंत्रियों को ही भेज रहे हैं या अलग अलग जब शामिल होंगे उनकी डेलीगेशन की तरफ से उनको तो वही स्टेटस मिलता है और ये साफ हो जाता है कि वो शामिल हैं कश्मीर में मीटिंग में। तो हर एक देश को अपने अलग अलग नजरिए से देखना है। तो कौन से देश किस नज़रिए से इस समिट को देख रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय और कश्मीर मामलों के जानकार अमिताभ मट्टू इसका विश्लेषण कर रहे थे। आप BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। आप समझ गए होंगे कि किस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं और ये है 2000 का गुलाबी नोट, जिसके बारे में हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले श्रोताओं की टिप्पणियां ले लेते हैं और आपकी नज़र फेसबुक पर है और हमेशा की तरह बल्कि एक तो टिप्पणी आ भी गई कि भाई टिप्पणी का टाइम कब है, आप कब टिप्पणी शामिल करेंगे, ये हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। वही सारे पुराने नाम हैं। परमवीर रावत जी कह रहे हैं नितिन श्रीवास्तव सर जी की रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। मदन लाल जी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता को भारत सरकार भारत की तरह बता रही थी, उल्टी बिल्कुल विपरीत। इसके अलावा मनोज कुमार लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। अजीत धर द्विवेदी एक टिप्पणी कर रहे हैं और मनोहर चमोली कह रहे हैं कि 370 के हटने के बाद वाकई हालात बदल गए हैं। वहीं शिव कुमार शर्मा हैं, वो लिखते हैं कि श्रीनगर में इस सम्मेलन से भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहता है। प्रशांत बडोला लिखते हैं कि कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम G20 सम्मेलन होना भारत के लिए गौरव का पल है। इससे श्रीनगर में टूरिज्म से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं कई लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं, नदीम इकबाल हैं, मनोहर चमोली हैं। तो अब आगे बढ़े। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। 3 देशों के दौरे पर निकले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी पहुंच गए हैं। इससे पहले वो पापुआ न्यू गिनी और इससे पहले जापान की यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलिया उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने की। यहां मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के CEO और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा से जुड़ी बातों पर थोड़ा सा हम अल्प विराम करते हैं और एक जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिसका हम सब जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी का जिक्र कर लेते हैं। एक तस्वीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है। वो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की और ये इस पूरी यात्रा की सबसे ज़्यादा बोलें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट कहेंगे तो ये तस्वीर ही रही थी मोहन। और ये तस्वीर आई थी पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद रविवार शाम यहां पहुंचे थे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए मेज़बान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पर थे। तो अब इसका जिक्र करने के बाद वापस हम लौटते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। BBC संवाददाता जुबैर अहमद की इस दौरे पर नज़र है और मैंने उनसे पूछा कि PM मोदी ऑस्ट्रेलिया से क्या चाहते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी ही चाहते हैं ये सही नहीं है। दोनों देश एक दूसरे से बहुत कुछ चाहते हैं और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच जो है मित्रता बढ़ी है। ख़ासतौर से जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये उनका दूसरा दौरा है। उसके बाद 2 महीने पहले आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहाँ आए थे जब ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेल रही थी अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको स्टेडियम के अंदर एक नज़ारा पेश किया, घुमाया था उन्हें। और पिछले साल भारत और
और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। बहुत बड़ा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको लागू किया गया पिछले साल दिसंबर में। अप्रैल में ये साइन हुआ और दिसंबर से लागू किया गया। उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश होगी इस दौरे के दौरान। बायलैटरल जो व्यापार है दोनों देशों के बीच वो $37 बिलियन का है, जिसमें कि भारत जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। तो भारत की कोशिश ये है कि संतुलन दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बने, इससे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत से माल खरीदे। अभी तक भारत से फिनिश्ड प्रोडक्ट है वही ऑस्ट्रेलिया खरीदता आ रहा है। कच्चा माल हम ऑस्ट्रेलिया से लेते आ रहे हैं, जिसमें कोयला सबसे ज़्यादा अहम है। तो भारत की कोशिश ये रहेगी इस बातचीत के दौरान कि संतुलन कैसे बायलैटरल ट्रेड में हो। इसके अलावा 70,000 के करीब भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, जिसमें कि 3-4-5 बिलियन डॉलर्स का खर्च है। तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि गुजरात वगैरह से और कुछ दूसरे राज्यों से वो एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिया है। तो वो वीज़ा की फैसिलिटीज़ क्यों बंद किया, ये सब पे भी एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट हो सकता है। इस बारे में भी बातचीत होगी। नजरें तो क्वाड पे थी कि अगर क्वाड की बैठक होती जो कि रद्द हो गई तब शायद मामला कुछ और होता। जी हाँ, क्वाड की मीटिंग जो ब्रीफ था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन उसमें भी एक तरह से आप देखें क्वाड की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हिरोशिमा में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो क्वाड के मेंबर से मिले और उनकी जो है इस पर बातचीत भी हुई कि कैसे चीन के खिलाफ जो है वो एक महाज उसको ठीक से और मजबूत किया जाए। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत होगी उसमें एक बात जो कॉमन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो कि दोनों चाइना से परेशान हैं, चीन से दोनों देश परेशान हैं, तो दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो एक ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो चेन है चीज़ों को कैसे बनाया जाए कि आसानी से सामान एक दूसरे का खरीद सके, आसानी से सामान कैसे खरीद सकें, कैसे ट्रेड पर वो आगे हम बढ़ा पाएंगे, इस पे भी बहुत फोकस रहेगा। जुबैर अहमद इस बात की जानकारी दे रहे थे। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। अब मोहन बात उस खबर की कर लेते हैं जो हमसे आपसे जुड़ी है, यानी आपकी वॉलेट में 2,000 रुपए का नोट है। अभी हैं 5 हैं और मुझे बदलवाने जाना है। तो इसकी प्रक्रिया क्या कुछ है, ये थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी बताएं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ये सवाल सारे मैंने समझे हैं सारिका सिंह से। 2000 के नोट जो हैं सर्कुलेशन से बाहर हो जाने के बाद भी ये नोट फिलहाल वैध रहेंगे, यानी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर 2023 यानी इस साल सितंबर तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। तो जिनके पास भी ये नोट हैं वो जाके नोट अपने बदल सकते हैं, उनके पास काफी वक्त है फिलहाल। आरबीआई यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका नियम क्या कहता है? देखिए, नियम के मुताबिक तो आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर रोक लगाने को कहा है, यानी बैंक अब ये नोट जारी नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास नोट है वो नोट की बदली करा सकते हैं। कल से सभी बैंकों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जाकर जमा करा सकते हैं और 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा, फीस भी नहीं ली जाएगी, यानी कल से शुरू हो जाएगी नोटों की अदला बदली, यानी कि लाइन भी कल से लगेगी। हाँ। तो 30 सितंबर के बाद ये जो 2000 के नोट है उनका क्या होगा? आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट को जमा किया या बदला जा सकता है, लेकिन ये साफ अभी नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। संभावना है कि आरबीआई इस बारे में फिर कोई नया निर्देश जारी करेगा, क्योंकि अभी तक तो 10 ही नोट बदले जा सकते हैं एक बार में। तो जैसा कि जब नोटबंदी हुई थी तो हर दिन आरबीआई एक नई अधिसूचना जारी कर रहा था। तो कितने बाजार में नोट हैं इस समय 2000 के? जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 31 मार्च 2023 तक, मतलब मार्च के महीने तक 3,62,00,000 रुपए के 2000 के नोट हैं। 2000 के नोट बाजार में तब चलन में थे, इसलिए इतने नोट अभी भी बाजार में मौजूद हैं। इन नोटों का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को हुआ था, 6,73,00,000 रुपए, जो कुल नोटों के करीब 10% का है। लेकिन 2000 रुपए के नोट तो आरबीआई ने बहुत पहले ही छापने बंद कर दिए थे। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और तब 2000 के नोट चलन में आए थे। 2000 रुपए नोट की बात हो गई और अब खेल की खबरों के साथ हमारे
सहयोगी आदेश कुमार गुप्त यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। आदेश जी, आज क्या कुछ है खेल की खबर में? देखिए आज तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कल बहुत कुछ था, क्योंकि आईपीएल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कल जो 2 मुकाबले खेल गए उसके आधार पर ये तय होना था कि प्लेऑफ की 4 अंतिम टीमें कौन सी होंगी। और देखिए कल क्या ज़बरदस्त मुकाबला हो। पहले तो हैदराबाद और मुंबई के बीच, जहां मुंबई इंडियंस 8 विकेट से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही और मुंबई की जीत के हीरो रहे कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 100 रन बनाए। और इससे पहले हैदराबाद ने 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे, जबकि मुंबई ने ये मुकाबला 2 विकेट खोकर ही जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 56 रन बनाए। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला था बेंगलोर के लिए मस्ट विन का मुकाबला था, लेकिन इसमें विराट कोहली के शतक के बावजूद उनकी टीम इस मुकाबले को हार गई। बेंगलोर ने 5 विकेट खोकर 197 रन बनाए, विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए, लेकिन शुभमन गिल का शतक भारी पड़ा और यहाँ पर गुजरात की टीम ने 4 विकेट खोकर 198 रन बना लिए। हालांकि बैक टू बैक दूसरा शतक था विराट कोहली का और बैक टू बैक दूसरा शतक था शुभमन गिल का भी। और अब अगर बात की जाए कि किस तरह से प्लेऑफ के मुकाबले होंगे, तो पहला क्वालिफायर मुकाबला कल चेन्नई और गुजरात के बीच होगा। उसके बाद एलिमिनेटर मुकाबला होगा 24 तारीख को लखनऊ और मुंबई के बीच। क्वालिफायर मुकाबला होगा 26 मई को और फाइनल होगा 28 मई को। जी, तो आज 28 मई को फाइनल होगा और तब ये पता चल जाएगा इस बार ट्रॉफी किसके पास जाने वाली है। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। विदा लेने का वक्त आ गया है। रविशंकर कुमार और प्रेरणा के साथ मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें और कहें नमस्कार।